नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस विद जीएस बाजिया यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जो भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मेरे से जुड़े हुए हैं, उम्मीद रखता हूं कि आप ऐसे ही जुड़े रहेंगे और हर दिन कोई न कोई नया एक टॉपिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। हमने पिछले काफ़ी समय से एक बहुत बड़ा टॉपिक शुरू कर रखा है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, जिसको हमने कई अलग अलग पार्ट में पढ़ने का काम किया है और बहुत से एक्ट हमने देखे हैं। आज हम एक अंतिम एक्ट को पूरा करके इस टॉपिक को अंजाम तक पहुंचाएंगे और फिर एक नया अध्याय, एक नया कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे, जिसको भी अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में 7-8 में पढ़ेंगे। तो हम बात करने वाले हैं आज 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। सबसे पहले हमने शुरुआत की थी रेगुलेटिंग एक्ट से 1773। उसके बाद हमने कंपनी के अधीन आए हुए एक्टों की बात की, ब्रिटिश ताज के अधीन आए हुए एक्टों की बात की और उसी क्रम में ये अंतिम एक्ट है। बड़ा ही महत्वपूर्ण है, समझने वाला है, कॉन्सेप्चुअल भी है, फैक्चुअल भी है, तो हम दोनों तरीके से बात करेंगे। क्या था ये 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम? तो पहले तो हम इसका बैकग्राउंड जानेंगे, पृष्ठभूमि। आखिर ये जो शब्द है, उसके लिए क्या एक नींव तैयार की, क्या इसके लिए एक फॉर्मेट तैयार हुआ कि अंग्रेजों ने अल्टीमेटली 1947 को एक ऐसा अधिनियम पारित करके भारत को स्वतंत्र किया, या हमने स्वतंत्रता प्राप्त की। तो कुछ उनकी मजबूरियां थी, कुछ भारतीयों की बहुत ज़्यादा उसमें मेहनत थी। तो पृष्ठभूमि की हम बात करें, ज़्यादा पीछे हम जाएंगे नहीं, लेकिन मुख्य रूप से बात करें तो ये वो समय था जब एक तरफ इंग्लैंड कौन से वर्ल्ड वॉर में बिजी हो गया था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अपने आप को बिजी कर लेता है। द्वितीय महायुद्ध जो 1939 से लेकर 45 तक चला, मित्र और धुरी राष्ट्रों के मध्य। तो इंग्लैंड के सामने चुनौती, एक अपने उपनिवेशों को संभालना और दूसरा इस वर्ल्ड वॉर में शामिल होकर अपने मित्रों की मदद करना और खुद की जीत प्राप्त करना। तो एक सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इस समय भारत में एक बहुत बड़ा आंदोलन क्वाइट फॉर इंडिया, भारत छोड़ो आंदोलन, क्वाइट फॉर इंडिया मूवमेंट चल रहा था। भारत छोड़ो आंदोलन बहुत बड़ा व्यापक आंदोलन था और पहली बार गांधी जी ने भी स्पष्ट रूप से नारा दिया था, डू और डाई, करो या मरो, या तो हमें स्वतंत्रता प्राप्त करनी होगी या हम इसके प्रयास में मर मिटेंगे। तो एक बड़ा विशाल आंदोलन था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारतीयों की मदद के लिए, भारतीयों से मदद चाहने के लिए और इस भारत छोड़ो आंदोलन को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने, जिस समय प्रधानमंत्री चर्चिल हुआ करते थे, भारत में एक आयोग भेजा, एक मिशन भेजा, क्रिप्स। तो नाम था उसका, कौन सा मिशन? क्रिप्स मिशन। लेकिन क्रिप्स मिशन भारत में आया, लेकिन वो सफल नहीं रहा। क्या हो गया? असफल। क्योंकि क्रिप्स मिशन भारत में संविधान का निर्माण की बात तो करता, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, यानी आज हमें भारतीयों की मदद चाहिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। इन फ्यूचर हम आपको स्वतंत्रता के लिए और संविधान निर्माण के लिए पूरा सहयोग करेंगे। तो ये एक ऐसा ही था जैसे हमें खाली चेक दिया जा रहा था और उसमें आप साइन कितने ही करके पैसे निकाल लो, लेकिन उस चेक में वास्तव में पैसा था ही नहीं। इसलिए महात्मा गांधी ने इससे पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी, उत्तर तृतीय चेक की संज्ञा दी, जिसकी तारीख निकल चुकी है। तो ये एक परिस्थिति थी। उसके बाद मुख्य रूप से हम बात करें तो 1945 को ब्रिटेन में चुनाव होते हैं और हमें ध्यान है, ब्रिटेन में दो मुख्य पार्टियां हैं, एक आपकी अनुदार पार्टी और दूसरी उदार पार्टी। उदार पार्टी का स्थान या वर्चस्व आज जिस पार्टी ने बना रखा है वो कौन सी पार्टी है? लेबर पार्टी, श्रमिक पार्टी। श्रमिक पार्टी का नेता उस समय क्लीमेंट एटली हुआ करता था और अनुदार पार्टी का नेता, कंजर्वेटिव पार्टी का नेता विंस्टन चर्चिल हुआ करता था।
श्रमिक पार्टी के नेता एटली ने चुनावी मैनिफेस्टो में बता रखा था कि अगर लेबर पार्टी की सरकार बनती है, एटली प्रधानमंत्री बनते हैं, तो शायद पहली फाइल वो होगी जिस पर भारत को आज़ाद करने के लिए सिग्नेचर किए जाएंगे। इसका मतलब उन्होंने मतदाताओं से भी संपर्क ली, भारतीयों से भी संपर्क ली, और 1945 में हुआ यही। चर्चिल की पार्टी हार गई, चर्चिल चुनाव हार गए और श्रमिक पार्टी की सरकार बनती है और 1945 को मिस्टर क्लेमेंट एटली ब्रिटेन के क्या बनते हैं, प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। तो अपने किए गए वादों के मुताबिक सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उनकी हालत पहले से नाजुक हो गई थी, अमेरिका का दबाव था क्योंकि स्वतंत्रता के नाम पर वो सब हो रहा था, और अब स्वयं इंग्लैंड इतना सक्षम नहीं था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भले ही उनकी जीत हुई लेकिन नुकसान उनका काफ़ी हुआ, तो मजबूरी में उनको उपनिवेशों को धीरे धीरे आज़ाद करना पड़ा। दूसरी तरफ भारतीयों का जन आक्रोश, राष्ट्रवादी आंदोलन, राष्ट्रवादिता, देश प्रेम अटूट ऊंचाइयों पर था। तो ऐसी स्थिति में भारत के लिए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आया। ये तो है इसका बैकग्राउंड। अब जानते हैं जब ये अधिनियम भारत में आया तो उस समय की परिस्थितियां क्या थी और किसके माध्यम से कैसे कैसे ये भारत में लागू होता है, उसकी हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले चर्चिल के समय और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय भारत का जो गवर्नर जनरल हुआ करता था, कौन? गवर्नर जनरल, उसका नाम था वेवेल। याद रखना है, कौन था? वेवेल। चूंकि वेवेल चर्चिल की विचारधारा से थे, इसलिए एटली ने आते ही एक सबसे पहला काम तो ये किया कि वेवेल को गवर्नर जनरल के पद से हटाकर इसके स्थान पर जिसे गवर्नर बनाया गया वो था लॉर्ड माउंटबेटन। कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के गवर्नर जनरल बनते हैं और ये बनते हैं 23 मार्च 1947। यहाँ एक बात आपको ध्यान में रखनी है, हम मार्च 1947 पे आ गए हैं, हम 1947 के अधिनियम की बात कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले भारत में 1946 को संविधान सभा ने संविधान का निर्माण करना शुरू कर दिया है। कायदे से 1935 के अधिनियम के बाद हमें संविधान सभा का गठन और संविधान का निर्माण ये टॉपिक शुरू करना चाहिए। क्योंकि हमने एक्ट शुरू किए थे तो मेरा ये मानना था कि एक बार एक पोर्शन में एक्ट पूरे कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे उसको। तभी तो स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जो बाद में आना चाहिए था, पहले संविधान सभा की बात होनी चाहिए थी, लेकिन हमने एक बार उसको स्लिप किया है। आगे के स्लॉट में उसी को शुरू करेंगे। तो देखते हैं लॉर्ड माउंटबेटन कब बनते हैं गवर्नर जनरल वेवेल के स्थान पर? 23 मार्च 1947 को। माउंटबेटन भारत में गवर्नर जनरल बनने का इच्छुक नहीं था, क्योंकि वास्तव में गवर्नर जनरल पर कमांड प्रधानमंत्री और वहाँ के राजा की होती थी। माउंटबेटन एक थोड़े से अलग अंदाज के आदमी थे। उन्होंने कहा अगर मैं गवर्नर जनरल बनता हूँ तो फैसले वही होंगे जो माउंटबेटन चाहेगा। माउंटबेटन को फ्री हैंड कर दिया एटली ने। माउंटबेटन भारत आते हैं, तत्कालीन सिचुएशन देखते हैं, परिस्थितियाँ देखते हैं, महीने 1.5 महीने 2 महीने लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं और महसूस कर लिया कि शायद भारत आज़ाद होगा। आज़ादी के समय एक नहीं 2 भारत आज़ाद होंगे, एक भारत होगा और दूसरा पाकिस्तान होगा। तो माउंटबेटन ने, यद्यपि एटली ने इशारा किया था कि हम 1948 जून तक भारत को आज़ाद कर देंगे, लेकिन परिस्थितियाँ देखते हुए माउंटबेटन ने कहा जून का और 48 का इंतजार किया नहीं जा सकता, उससे पहले ही करना पड़ेगा। इसलिए लॉर्ड माउंटबेटन ने ब्रिटेन की पार्लियामेंट के सामने एक योजना प्रस्तुत की 3 जून 1947 को। इसे माउंटबेटन क्या कहते हैं? माउंटबेटन योजना कहते हैं। ये जून में प्रस्तुत की थी, इसलिए इसे जोन प्लान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जोन प्लान भी कहते हैं। इसे बाल्कन प्लान भी कहते हैं। बाल्कन का मतलब किसी एरिया में विवाद होने पर उसको कैसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर विवाद को दूर किया जाए, तो उसको बाल्कन प्लान भी हम कहते हैं। इसको डिकी वार्ड प्लान के नाम से भी जाना जाता है। तो माउंटबेटन मार्च 1947 को आते हैं और जून 1947 को रिपोर्ट दे देते हैं कि एक योजना
जिसके अकॉर्डिंग भारत और पाकिस्तान को स्वतंत्र करना पड़ेगा अलग अलग स्टेट के रूप में। इसको मन बांटन योजना के नाम से भी जाना जाता है। तो 3 जून 1947 को माउंटबेटन की जो योजना ब्रिटेन के पार्लियामेंट में प्रकाशित होती है, इसी माउंटबेटन योजना के तहत 1947 को भारतीय स्वतंत्रता एक्ट ब्रिटेन की पार्लियामेंट से पारित किया जाता है। तो ये भी हम एक पृष्ठभूमि में ही इसको देख सकते हैं। अब ये एक्ट वहां कैसे पारित हुआ और किन प्रावधानों के साथ भारत में इसको इम्प्लीमेशन किया गया, उसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करें ब्रिटेन की संसद से। ब्रिटेन की संसद से पारित होने वाला, ब्रिटेन की संसद से पारित होने वाला ये कौन सा एक्ट था? भारत के लिए अंतिम एक्ट था। तो बताइए, ब्रिटेन की संसद से पारित होने वाला भारत के लिए पहला एक्ट कौन सा था? 5 सेकंड का टाइम है, सोचो। वीडियो को पॉज करके सोच सकते हैं। ब्रिटेन की पार्लियामेंट से पारित होकर आने वाला जो पहला एक्ट था वो था रेगुलेटिंग एक्ट 1773, और फाइनल एक्ट कौन सा है? 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। एक बात। सेकंड, देखिए, एक्ट जब भी बनता है तो पहले उसका प्रस्ताव रखा जाता है, बिल रखा जाता है, विधेयक रखा जाता है। ब्रिटेन की पार्लियामेंट द्विसदनात्मक है, एक सदन में रखा जाएगा, दूसरे सदन से पारित होगा और वहां के किंग यानी राजा के साइन होंगे, उसके बाद कानून बनता है। इसके बारे में ये कहा जाता है कि यह एक्ट 4 जुलाई 1947 को ब्रिटेन की पार्लियामेंट में पेश हुआ था और 18 जुलाई 1947 को कानून बन जाता है, यानी क्या हो जाता है? पारित। इसका मतलब यह है ब्रिटेन के इतिहास का वहां की पार्लियामेंट से पारित होने वाला सबसे महत्वपूर्ण बिल, और वो भी कम समय में, यही एक्ट था। यानी एक विचारक हैं नॉर्मन डी पामर, नॉर्मन डी पामर, उसका यह स्टेटमेंट है, शायद ब्रिटेन की पार्लियामेंट से पारित होने वाला अब तक का सबसे महत्वपूर्ण विधेयक है और सबसे कम समय में पारित है। यानी आप देख सकते हैं 14 दिन में कानून बन गया, जबकि कानून बनने में 4 महीने, 6 महीने, 12 महीने भी लग जाते हैं। तो बहुत कम समय में इसको पारित किया गया। यानी अंग्रेजों के खुद के उतावलापन था कि कैसे भारत के लिए स्वतंत्रता अधिनियम बनाए और हम मुक्ति पालें, उनको ये इच्छा थी। तो एक बात ये हो गई। 2 पॉइंट हमने देखे। तीसरा, माउंटबेटन योजना के अकॉर्डिंग यह अधिनियम बना, और इस अधिनियम में एक महत्वपूर्ण बात यह थी कि भारत और पाकिस्तान 2 डोमिनियन स्टेट होंगे। भारत और पाकिस्तान 2 क्या होंगे? डोमिनियन स्टेट होंगे। डोमिनियन या इसको हम कहेंगे अधिराज्य होंगे। कब होंगे? अगस्त 1947, 15 अगस्त। डोमिनियन स्टेट का मतलब क्या है? डोमिनियन स्टेट का मतलब अधिराज्य। अधिराज्य का मतलब यह है कि भारत और पाकिस्तान अभी पूर्ण रूप से स्वराज प्राप्त नहीं करेंगे जब तक कि उनका संविधान नहीं बन जाएगा। जब तक भारत और पाकिस्तान अपना संविधान नहीं बना लेंगे, तब तक वो 1935 का जो एक्ट आया उसके अधीन अपना शासन करेंगे और ब्रिटिश सरकार की संप्रभुता बनी रहेगी। कब तक? 1950 तक। तो अभी आज़ाद हैं, लेकिन आज़ादी मिलते ही चूंकि अव्यवस्था हो सकती है, तो किसी न किसी शासन का, रेगुलेशन का कंट्रोल होना जरूरी है। इसलिए इसको अभी पूर्ण रूप से संप्रभु नहीं किया जाएगा जब तक इसका संविधान लागू नहीं हो जाएगा। तो इसको कहते हैं भारत और पाकिस्तान 2 क्या बनेंगे? डोमिनियन स्टेट बनेंगे। एक बात और, इस अधिनियम के द्वारा ये जो पद था, कौन सा? वायसराय,
इस वाइसराय पद को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। दूसरा, इस अधिनियम के द्वारा भारत सचिव, जिसका दूसरा नाम है भारत मंत्री, इस पद को भी क्या कर दिया, समाप्त। मेरा एक क्वेश्चन आपसे फिर है, सबसे पहले भारत सचिव और भारत मंत्री, भारत परिषद की शुरुआत कौन से एक्ट में हुई? अब तक हमने 13-14 एक्ट पढ़ लिए। 2 सेकंड 5 सेकंड का टाइम है। सबसे पहले भारत सचिव और भारत मंत्री पद की शुरुआत होती है 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। मैंने ये भी बताया था 1858 का पहला भारत सचिव जो बना वो कौन था? सर चार्ल्स वुड भारत का पहला भारत सचिव था। तो इस समय भारत परिषद तो 1935 में समाप्त कर दी, एकमात्र पद भारत सचिव का था, उसको भी इस एक्ट के द्वारा क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, और वाइसराय का पद भी क्या कर दिया, समाप्त कर दिया गया। तो उस समय चार्ल्स वुड थे पहले भारत सचिव, और 1947 में इस समय कौन थे भारत सचिव? लॉर्ड लिस्टवेल। कौन थे? लॉर्ड लिस्टवेल, लिस्टवेल या लिस्टवेल। ये भारत का कौन सा सचिव था? अंतिम भारत सेक्रेटरी था, क्योंकि उसके बाद समाप्त होने ही है, हमें अपने अनुसार काम करना है। तो ये कुछ प्रमुख प्रावधान थे। ब्रिटेन की पार्लियामेंट से पारित होने वाला अंतिम एक्ट और सबसे कम समय में पारित होने वाला एक्ट किसने कहा है? नॉर्मंडी पामर। भारत और पाकिस्तान दो क्या होंगे? डोमिनियन स्टेट होंगे। 15 अगस्त 1947 को दो क्या बन जाएंगे? अधिराज्य बन जाएंगे। वाइसराय का पद समाप्त और भारत सचिव या भारत मंत्री पद भी समाप्त। आगे देखते हैं। भारत और पाकिस्तान दोनों की शासन व्यवस्था को रेगुलेट करने के लिए जो संवैधानिक पदाधिकारी होगा उसको कहा जाएगा गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल यानी पाकिस्तान का भी अपना गवर्नर जनरल होगा और भारत का भी अपना क्या होगा? गवर्नर जनरल होगा। ये जो गवर्नर जनरल होगा उसकी नियुक्ति अभी ब्रिटेन के राजा के द्वारा ही की जाएगी। तो गवर्नर जनरल की बात करें 1947 स्वतंत्रता से पहले लॉर्ड माउंटबेटन और स्वतंत्रता के बाद भी गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड माउंटबेटन। हम यूं कह सकते हैं, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, 23 मार्च 1947 को माउंटबेटन भारत का गवर्नर जनरल बना। तो स्वतंत्रता से जस्ट पहले और स्वतंत्रता के जस्ट बाद, यानी ये गवर्नर जनरल रहा था 21 जून 1948 तक। तो स्वतंत्रता से जस्ट पहले भारत का गवर्नर जनरल माउंटबेटन और स्वतंत्रता के जस्ट बाद भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। उसके बाद 21 जून 1948 को सी राजगोपालाचारी को भारत का क्या बना दिया जाता है? गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन है? सी राजगोपालाचारी। जबकि पाकिस्तान के मोहम्मद अली जिन्ना, जिनको कायदे आजम या पाकिस्तान का निर्माता कहा जाता है। तो ये था। कब तक रहे राजगोपालाचारी? जब तक राजेंद्र प्रसाद ने एज ए प्रेसिडेंट पद धारण नहीं कर लिया। 26 जनवरी 1950 तक ये रहे, 21 जून 1948 से। उससे पहले ये आपके बंगाल के गवर्नर भी रहे, कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी राजगोपालाचारी रहे हैं। तो ये हमने देखा एक प्रावधान किसका? गवर्नर जनरल का। इसमें हम बात करें, भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग स्टेट तो बनेंगे इस एक्ट में, ये कह दिया, लेकिन रियासतों का क्या होगा? किनका? रियासतें, जहां राजाओं का शासन हुआ करता था। रियासतों के लिए कह दिया कि रियासतें बिल्कुल क्या है? स्वतंत्र हैं। वो अपनी इच्छा से चाहे तो किस में मिल पाएगी? पाकिस्तान में, और चाहे तो कहाँ मिल सकेगी? भारत में मिल सकेगी। कोई किसी प्रकार का बाउंडेशन नहीं है।
प्रतिबंध नहीं है, कोई किसी प्रकार का प्रेशर नहीं है। एक सबसे मुख्य बात, जब भारत और पाकिस्तान दो स्टेट बनते हैं तो दो क्षेत्र, दो स्टेट ऐसे थे, जो दो प्रोविजन ऐसे थे जिनकी सीमाओं का निर्धारण करना था। एक आपका पंजाब और दूसरा बंगाल। क्योंकि पंजाब का जो पश्चिमी हिस्सा है वो पाकिस्तान में चला जाता है और बंगाल का जो पूर्वी हिस्सा है वो कहाँ चला जाता है, आपका पाकिस्तान में चला जाता है। तो पंजाब तथा बंगाल की सीमाओं का निर्धारण करने के लिए दो आयोग बनते हैं, एक बंगाल का और दूसरा पंजाब का। और इस आयोग का जो अध्यक्ष बनाया जाता है वो बनाया जाता है सर रेडक्लिफ ब्राउन। सर रेडक्लिफ ब्राउन, ये इसी एक्ट में था कि इसको ऐसे बनाया जाएगा, इसलिए इसको हम भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा को रेडक्लिफ लाइन के नाम से जानते हैं। तो ये प्रावधान था। कौन था गवर्नर जनरल? स्वतंत्रता से पहले माउंटबेटन, स्वतंत्रता के बाद माउंटबेटन, स्वतंत्रता के बाद पहला भारतीय सी राजगोपालाचारी, पाकिस्तान का पहला आपका था जिन्ना। रियासतों स्वतंत्र थी, कहीं भी किसी में मिल सकती है, लगभग सारी रियासतें मिल गई थी, 2-3 नहीं मिली थी, उनको देखेंगे हम बाद में। पंजाब और बंगाल की सीमा निर्धारण के लिए रेडक्लिफ को क्या बनाया गया था, इसका अध्यक्ष बनाया गया था निर्धारण हेतु। एक प्रावधान इसमें और था, क्योंकि दो स्टेट बन रहे, भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान अपना अपना खुद का अलग अलग क्या बनाएंगे, संविधान, और उनके लिए अलग अलग ही क्या होगी, संविधान सभा होगी। क्योंकि पहले जो संविधान सभा बनी थी 1946 को, वो तो एक ही संविधान सभा थी दोनों के लिए, क्योंकि पाकिस्तान अलग था ही नहीं। अब पाकिस्तान जब अलग हो गया तो पाकिस्तान के लिए संविधान सभा अलग होगी और भारत के लिए संविधान सभा अलग होगी। ये सारे प्रावधान इसी एक्ट में थे, उस माउंटबेटन योजना के तहत ही आए थे। क्योंकि माउंटबेटन योजना 1947 में आती है, जबकि संविधान सभा का गठन तो 1946 में जुलाई अगस्त में चुनाव होने के बाद हो जाता है। तो संविधान सभा होगी दोनों की अलग अलग, और अलग अलग ही अपने खुद के क्या बनाएंगे, संविधान बनाएंगे। जब तक संविधान नहीं बनता है दोनों देशों का, तब तक सिचुएशन या शासन कैसे चलेगा, तो जब तक संविधान नहीं बनता है तब तक शासन होगा 1935 के कौन से अधिनियम से, भारत शासन अधिनियम से शासन होगा। हमने 1935 का जब भारत शासन अधिनियम देखा तो उस समय डिटेल से ये चर्चा की थी कि 1935 का भारत शासन अधिनियम भारत के संविधान का माइलस्टोन है, क्योंकि इसके लगभग 250 प्रावधानों को हमने एज इट इज या थोड़ा बहुत उसमें आंशिक संशोधन करके, परिवर्तन करके उनको शामिल किया है। तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के अकॉर्डिंग भारत का शासन रेगुलेट किया जाएगा, जब तक क्या लागू नहीं होता है, संविधान लागू नहीं होता है। 15 अगस्त को दो देश अस्तित्व में आ जाते हैं, भारत और पाकिस्तान। और 15 अगस्त को कौन सा दिवस मनाना शुरू कर दिया, स्वतंत्रता दिवस। जबकि 15 अगस्त को हमारा पड़ोसी देश कौन सा, बांग्लादेश, जो कौन सा दिवस मनाता है, शोक दिवस मनाता है। इसलिए नहीं कि भारत स्वतंत्रता मनाता है तो वो शोक, ऐसा नहीं है। बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान की हत्या वहाँ के कट्टरपंथियों ने 15 अगस्त 1975 को की थी, इसलिए बांग्लादेश के लिए वो शोक दिवस है और भारत के लिए कौन सा दिवस है, स्वतंत्रता दिवस है। भारत और पाकिस्तान ने अपना पहला स्वतंत्रता दिवस कब मनाया, 15 अगस्त को मनाया, पाकिस्तान और भारत दोनों ने। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाना शुरू कर दिया, 14 अगस्त को, यानी 1948 के बाद। जब 15 अगस्त को पंडित नेहरू देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो उनको शपथ भी कौन दिलाते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन ही दिलाते हैं पहली बार, ये भी ध्यान रखना है। और उस समय उन्होंने 15 अगस्त को मध्य रात्रि एक बहुत बड़ा स्पीच दिया था पंडित नेहरू ने। क्या दिया था, ट्रस्ट विद डेस्टिनी, ट्रस्ट विद डेस्टिनी।
भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित मुलाकात का 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, जिसका हमने डिटेल से एनालिसिस किया है। अब एक बार, वैसे छोटी मोटी चीज़ें और भी बहुत कुछ है लेकिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट यही था। अब इसको एक बार शॉर्ट में ब्रीफिंग कर लेते हैं और रिकॉल कर लेते हैं। क्या था हमारा 1947 का एक्ट। सबसे पहले बात करें तो ये किस योजना के तहत आया था, तो ये आता है कौन सी योजना के तहत, माउंटबेटन स्कीम के तहत, जिसको जोन प्लान भी कहते हैं। सेकंड, इस एक्ट के बारे में कहा जाता है कि ये अब तक का सबसे कम समय में पारित होने वाला एक्ट था और ये ब्रिटेन की पार्लियामेंट से पारित होने वाला भारत के लिए कौन सा एक्ट था, अंतिम एक्ट था। भारतीयों को इस एक्ट के द्वारा सत्ता पूर्ण रूप से क्या कर दी गई, हस्तांतरित कर दी गई, जिसको हमने पहले देखा नहीं लेकिन एक नॉर्मल सी बात है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इस एक्ट के द्वारा ये कहा गया कि भारत और पाकिस्तान दो क्या बनेंगे, आपके डोमिनियन स्टेट बनेंगे, अधिराज्य बनेंगे। और इस डोमिनियन जो दोनों डोमिनियन स्टेट होंगे उनमें जो रियासतें होंगी वो रियासतें अपने भविष्य के लिए बिल्कुल क्या होंगी, स्वतंत्र, चाहे तो भारत में मिल जाए चाहे पाकिस्तान में मिल जाए। इसमें जब तक भारत का, पाकिस्तान का अपना अपना खुद का संविधान नहीं बन जाएगा तब तक जो शासन होगा वो कौन से एक्ट के द्वारा होगा, 1935 के एक्ट के द्वारा। तो आपने समझा होगा इस बात को, क्यों 1935 का एक्ट इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी एक्ट के द्वारा शासन किया जा रहा था आपके करीबन 15 से 20 साल के लिए। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्ट था। में कहा गया कि ये पद समाप्त कर दिया जाएगा, कौन सा, वायसराय। और इसी में एक नया पद जो पहले सृजित हुआ था 1858 को, भारत सचिव, उसको भी क्या कर दिया गया, समाप्त इसको कर दिया गया। इस एक्ट में कहा गया कि भारत और पाकिस्तान दोनों का अपना अपना अलग क्या बनेगा, संविधान बनेगा और उसके लिए अलग अलग दोनों की क्या होगी, संविधान सभाएं होगी, जिसको हमने डिटेल से देखा। और जो संविधान सभा होगी वही किसकी भूमिका में रहेगी, संसद की भूमिका में उसको रखा जाएगा। इस तरीके से 1947 के भारत शासन अधिनियम का हमने डिटेल से अध्ययन किया है, विश्लेषण किया है। अब तक हमने पिछले 8 क्लासों में करीब 13 एक्ट पढ़ने का काम किया है। उम्मीद है आप इसको बार बार देखेंगे और अच्छे से समझेंगे। अगली क्लास में फिर हम एक नया पोर्शन लेंगे, जो लेंगे भारत में संविधान सभा का गठन और संविधान का निर्माण। लगभग 8-10 क्लास में चलने वाला है, अच्छा महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट एक नए लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।